हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 जो कि है हमारा रूरल डेवलपमेंट यानी गांव का विकास। तो देखते हैं गांव का विकास के लिए हमें क्या क्या करना होगा। फर्स्ट है हमारा रूरल डेवलपमेंट, इसका मीनिंग, ठीक है, या डेफिनेशन आप कह सकते हैं। क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए ये रोड है, ये रोड आपने आधे तक बनाया उसके बाद छोड़ दिया, क्या ये डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं है, ये रोड पूरा बनना चाहिए। दूसरा क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए यानी व्यापक। हिंदी में व्यापक कहते हैं, ऐसे ब्रॉड। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप चापाकल वगैरह लगाइए किसी एक घर के सामने लगा दीजिए, हो गया डेवलपमेंट। अगर 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 आप वाटर सप्लाई के बारे में सोच रहे हैं तो पूरे गांव में सोचिए वाटर सप्लाई कैसे होगा, जगह जगह ट्यूबवेल्स कैसे बनेंगे, पॉन्ड्स कैसे बनेंगे, इरिगेशन की फैसिलिटी कैसे बनेगी। तो ये जब आप ब्रॉडली सोच रहे हैं जिससे पूरे गांव का फायदा हो रहा है, इसको कहेंगे रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है? सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस होना चाहिए, यानी वहाँ की जो सोसाइटी है उसका भी भला होना चाहिए सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी अर्निंग बढ़नी चाहिए। ठीक है, यानी ओवरऑल कहूँ तो उनके पूरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में क्या आना चाहिए? इंप्रूवमेंट आना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। नेक्स्ट है, जनरली आप देखिएगा रूरल डेवलपमेंट जब भी बात होती है तो हम लोग क्या समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर दो रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। रूरल एरियाज में सिर्फ जरूरी नहीं ना है कि सिर्फ एग्रीकल्चर हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ आप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर देंगे तो गांव का विकास हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी है लेकिन सिर्फ वही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबके क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होने चाहिए, इम्प्रूव होने चाहिए। और रूरल पीपल कितने हैं? तो हमारा टोटल पॉपुलेशन का 3/4। आप देखिए ना, अभी शहर तो मुझे लगता है 50-60 सालों में शहर बनना शुरू ही हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इंडिया इंडिया को दो चीज बोली जाती है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस, और आप बोल सकते हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिवर्स। बहुत सही होगा। देखिए कितने विलेजेस हैं, और सब विलेजेस ही तो अब ट्रांजिशन जोन्स में सब आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉपर विलेज होगा, ये प्रॉपर आपका सिटी या टाउन होगा, यहाँ पे इसके जो बीच के एरिया होते हैं इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन जोन्स। यानी इसमें आपको कुछ क्वालिटी टाउन्स की भी मिलेगी, कुछ विलेज की भी मिलेगी, यानी ये एरिया भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? शहर जैसा हो जाएगा, अर्बनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? टाउन्स के इर्द गिर्द भी चेंजेस अब आ रहे हैं। ठीक है, सिटीज अब धीरे धीरे आप भारत में देखेंगे बढ़ते जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ आरडी, रूरल डेवलपमेंट को ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो है क्या? नीड फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट, यानी कि प्रोसेस ऑफ आरडी में हम ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है ये सारी चीजें नहीं है, होंगी, लेकिन इसमें और हम क्या इनिशिएटिव लें और क्या अच्छा करें, क्या इंप्रूवमेंट करें, उसकी बात हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी हमें ह्यूमन, आप ऑलरेडी अभी एक चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें हमें स्किल्स ऐड करना है। जैसे हमें अटेंशन देना होगा उनके लिटरेसी और एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज पर। ठीक है, जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं रहेगा डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। सेकंड क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी तो मेरे गांव में है ही, बिल्कुल है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये प्रोसेस ऑफ आरडी है। यानी कि हो सकता है इनिशिएटिव आपके गांव में विलेजेस में लिए जा चुके हैं, अगर वो लिए जा चुके हैं तो इसके बाद और क्या फ्रेश इनिशिएटिव लेना है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है तो कितने घंटे के लिए? 6 आवर्स के लिए कि 10 आवर्स के लिए? ये भी आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे जैसे सिटीजन्स ग्रो होते हैं ना, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ता है। अब देख लीजिए शहर में लोग कितने गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं, लाइक स्मार्ट वॉच हो गया आपका, ठीक है ना, घर में, मतलब सिटीज में आप देखिएगा 24 आवर्स उनको लाइट चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग 24 आवर्स अपना, मतलब अगर 6-7 घंटे सिर्फ रेस्ट का छोड़ दीजिए, सब काम में लगे हुए हैं, सब बिजी हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी तो ज्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ेगा, तो यानी फ्रेश इनिशिएटिव लेना है इसी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन की फैसिलिटी, क्रेडिट मार्केटिंग, क्रेडिट की जरूरत पड़ती है फार्मर्स वगैरह को, ऐसे इस चैप्टर में और पढ़ेंगे डिटेलिंग में। तो क्रेडिट मार्केटिंग कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, एग्रीकल्चरल रिसर्च हो रहा है नहीं हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे। थर्ड है लैंड रिफॉर्म्स। आपने देखा था लैंड रिफॉर्म्स हमने लिए थे, बहुत सारे चेंजेस किए थे, लेकिन सब कुछ 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं हो पाया था। तो हमें एलिमिनेट करना है किसे? जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लैंड रिलेशंस में, उसे हमें एलिमिनेट करना है। सेकंड क्या है? एक्चुअलाइजेशन, जो एक्चुअल में लैंड मिलनी चाहिए थी किसको?
टीलर्स को लैंड जो मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई थी उस टाइम पे, तो हमें कोशिश करना है कि वो उसे ठीक करके डीलर्स को लैंड सौंपी जाए। थर्ड क्या है, इम्प्रूवमेंट किसके, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, और खास तौर पे लैंड बेस पे। ये मैं आपको पॉवर्टी के चैप्टर में पढ़ाया था, कैसे कैसे क्या फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड काफी हो रहा है, यानी लैंड जो ये टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है, लैंड बेस यानी एग्रीकल्चर करने का जो वर्क है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मैंने इस पे आपको बताया था कि एक फादर है, 10 कट्ठा उनके पास लैंड है, उनके 2 बेटे हैं, तो 5-5 कट्ठा हो गया। अब इनके 2-2 बेटे हैं, तो 2.5-2.5 कट्ठा हो गया। तो जितना ये लैंड बेस एक एक पर आदमी पे घटेगा, वो एग्रीकल्चर तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें लॉस होता है। तो एग्रीकल्चर ना करके क्या करेगा, इस पे कुछ बिल्डिंग बना देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है, लेकिन अगर ये सब कर देगा तो क्या होगा, हमारे कंट्री में जो हमारे कंट्री को जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखा जाता था वो खत्म हो जाएगा, एग्रीकल्चर ही खत्म हो जाएगा हमारे इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज करना है हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन को, यानी ईल्ड रेशियो जो होता है, उपज का जो रेशियो होता है वो हमें बढ़ाना है, और प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्या है, एलिवेट करना है पॉवर्टी को। अभी भी 30% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो उन्हें ऊपर लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। हर लोकेलिटी में हमें क्या कोशिश करनी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करे अदर देन फार्मिंग। फार्मिंग तो एक है ही, अब उनके घर में लैंड एरिया है तो खेती तो करेंगे, लेकिन खेती को छोड़ के भी कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, उसे हमें जनरेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट में जनरली जो फार्मर्स आते हैं, तो क्रॉप सोइंग, सोइंग मतलब जब आपने बीज डाला तब की बात है, और रियलाइजेशन ऑफ इनकम कब होता है, जब आपने कटनी कटवाई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हार्वेस्टिंग। इस बीच में ही एक फार्मर को, इस जो ये जो गैप है, इसी बीच में क्या चाहिए होता है, फार्मर्स को रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। अब इसको यहाँ देखिए, याद रखने का ट्रिक है। तो क्रेडिट इनको चाहिए, तो क्रेडिट 2 जगह से मिल सकता है। फर्स्ट होगा इंस्टीट्यूशनल और दूसरा होगा नॉन इंस्टीट्यूशनल। जैसे ही वर्ड से आप याद रखिए, इंस्टीट्यूशनल है, जाहिर सी बात है यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, रूल्स रेगुलेशंस बोलिए, लॉज बोलिए, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्लेस होता है, लाइक बैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है ना। बैंक्स वगैरह से लोन लेंगे तो वो प्रॉपर रूल रेगुलेशन से ही आपको लोन लोन देंगे, ठीक है ना। और पैसा लेने के टाइम पे भी रूल के तरीके से आपसे पैसा लिया जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, कोई गुंडे वगैरह नहीं भेजे जाएंगे आपसे पैसा निकलवाने के लिए। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या है, यहाँ कुछ रूल रेगुलेशंस नहीं है, यहाँ क्या है, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो पैसे आप जैसे जमींदार से ले लेते हैं, मनी लेंडर से ले लेते हैं, अपने रिलेटिव से ले लेते हैं, फ्रेंड से ले लेते हैं, तो ये सब क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, यानी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इंस्टीट्यूट नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे, और कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो होंगे तो आपका इसमें बहुत सारा लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आपको लोन देने वाले लोग हैं ना, ये आपके मजबूरी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट रखते हैं। जब मार्केट रेट मान लीजिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल का ही बता रहा हूँ कि 6% चल रहा है, आपने बोला कि मुझे कल ही 1 लाख रुपए चाहिए, कुछ इमरजेंसी आ गई है, या मान लो मेरे कोई घर वाले हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बोलेगा 8% पे दूंगा। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि ये एडमिट है, इसको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, ये 6% 7% कैलकुलेट नहीं करेगा, 8% भी बोलूंगा तो ये लेके ही जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, आपके मजबूरी के हिसाब से परसेंट। अगर आप बोलोगे कि बेटी की शादी करनी है, तो अब सिर्फ इसी परसेंटेज पर बात करो तब वो बोल देंगे 7%। क्यों? 10 दिन 15 दिन में बेटी की शादी करनी, क्योंकि 10-15 दिन ही हो सकता है कहीं कस्टमर भाग जाए, दूसरे के पास न चले जाए, इसलिए 1% घटा दिया। तो जितनी ज्यादा इमरजेंसी आपको रहेगी उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हाई कर देते हैं, जितनी इमरजेंसी कम है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए तो इस टाइम पे क्रेडिट की जरूरत पड़ती है किसको, हमारे मोस्टली फार्मर्स को। ठीक है, तो 2 सोर्सेज हो गए आपके, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, गवर्नमेंट हो गया, तो वेरियस टाइप्स के हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल में आपके मनी लेंडर, ट्रेड एंड कमीशन एजेंट, रिलेटिव, रिच लैंडलॉर्ड्स, ये सारे हो गए। ठीक, नेक्स्ट है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। रैपिड एक्सपेंशन हुआ बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है, जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था,
और आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन देखा जाएगा तो क्रेडिट फैसिलिटीज क्या की, फार्मर्स को काफी हेल्प की थी, ठीक है ना, क्रेडिट फैसिलिटी सब्सिडीज वगैरह दी गई थी। तो इससे क्या हुआ, हमने बफर स्टॉक क्रिएट किया, याद कीजिए वो एफसीआई वगैरह बना था, और फेमाइन्स हमने खत्म कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन काफी हाई हुआ, प्रोडक्शन काफी हाई हुआ तो हमने फूड ग्रेन्स को एफसीआई में रख दिया कि अगर आप कहीं हमारे देश में फेमाइन वगैरह आएगा तो हम क्या करेंगे, एफसीआई से निकाल के फूड उनको दे देंगे। अच्छा, सप्लाई बढ़ गया, क्या हुआ, आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो सप्लाई बढ़ा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस अपने आप नीचे हो गया, ठीक है, प्राइस नीचे हुआ तो जाहिर सी बात है लोगों को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे कम लगने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो काफी अच्छी हुई थी। अब आगे देखते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी थी रूरल बैंकिंग को लेके, वो देखते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या थे। फर्स्ट था इनसफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट बहुत कम था, ठीक है ना, यानी गांव को लोन देने के जो पैसे होने चाहिए थे वो क्या थे, यानी जितने लोग गांव के लोग डिमांड कर रहे हैं उससे कम क्या है, आपके पास सप्लाई है पैसों की। गांव वाले डिमांड कर रहे हैं 20 लाख की और आपके पास 10 ही लाख है आपके बैंक में। ये रूरल बैंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड क्या है, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी बहुत लंबे समय तक क्या रहा, क्रेडिट का जो अरेंजमेंट था वो क्या रहा, इनएडिक्वेट रहा, यानी कि फेल टू कवर इंटायर रूरल फार्मर, यानी इंटायर रूरल, जैसे उस गांव में मान लीजिए 50 फार्मर और 50 फार्मर्स की डिमांड है कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, तो उतनी फैसिलिटी जो रूरल बैंक थी उनके पास थी ही नहीं कि वो सबके लोन को क्या कर सके, पास कर सके, सबको लोन अमाउंट दे सके। यहाँ पे फिर उसी से रिलेटेड है पॉइंट, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, यानी लोन सैंक्शन जो फार्मर्स को होने चाहिए थे वो ज्यादा नहीं, बड़े कम होते थे। जैसे मान लीजिए 50 फार्मर्स ने लोन सैंक्शन करवाने की बात की है कि उन्हें लोन चाहिए, लेकिन पास हो रहा है मान लीजिए 10 ही लोगों का, तो ये प्रॉब्लम हुआ करती थी। नेक्स्ट है लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स, और ज्यादा अटेंशन, देखिए यहाँ लेस अटेंशन किसको मिल रहा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, और मोर अटेंशन किसको मिल रहा है, रिच एंड वेल टू डू फार्मर्स को। इसका रीजन समझिए होता क्यों है ये। मान लीजिए कोई फार्मर है, उसके पास 5 कट्ठा का प्लॉट है, ठीक है, इसमें उसने खेती की उसको 20,000 रुपया मिले। 20,000 में मान लीजिए पूरे साल, देखिए ऐसा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल से बस हम समझ रहे हैं, भाई ये मत बोलने लगेगा कि धीरज सर 20,000 में कैसे किसी का घर चलेगा, वो बात अलग है, मैं सिर्फ यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए तो 20,000 वो कमा रहा है, 17,000 रुपये उसके पूरे साल में खर्चे होते हैं, तो बच कितना गया, सेविंग 3K। अब ये क्या 3K को ले जाके वो अपने बैंक में रखेगा, 3,000 रुपए को ले जाके वो क्या बैंक में रखेगा, वो अपने ही पास कैश में रखता है। तो इससे क्या होता है ना, उसका जैसे बैंक में अगर मान लीजिए 100 रुपया है, आप खुद भी सोच के देखिए आपके बैंक में कितना पैसा है, 100 रुपया, तो बैंक क्या आपको 1 लाख का लोन दे देगी, कभी नहीं देगी। जितना आप अमाउंट रखें उस हिसाब से ना, ये जितना का आपका ट्रांजेक्शन होता है उस हिसाब, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, ठीक है, कितना आप भेज रहे हैं, कितना आपको आ रहा है, इस बेसिस। तो ट्रांजेक्शन के बेस पे जो आपके पास अमाउंट है अभी फिलहाल, उस हिसाब से ना आपको लोन देगी। 100 रुपया रख के आप बोलिएगा 20 लाख का लोन दे दो तो वो नहीं देगी। और जो स्मॉल फार्मर्स और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, ये लोग मोस्टली काम कैश में करते हैं, इनके पास बैंक अकाउंट, कितनों के पास अभी भी नहीं होगा बैंक अकाउंट। ये तो मोदी जी के लालच में ये, और वो सब जो जनधन योजना वाला था वो सब ओपन करवा लिया लोगों ने, लेकिन बहुत लोग ओपन कराना ही नहीं चाहते थे कि दिखाना ही नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, ठीक है। वही रिच लैंडलॉर्ड क्या करता है, रिच फार्मर या लैंडलॉर्ड जो भी हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास लैंड एरिया बड़ा भी है, ठीक है, ये मान लीजिए 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख इनका मान लीजिए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, 3 लाख बचे, 3 लाख को इन्होंने बैंक में डाल दिया। अब बैंक में डालने से क्या हुआ, 3 लाख का लोन देख रहे हैं ये लोग पैसा है, ये 1 लाख का लोन मांग लिया, आराम से सैंक्शन हो गया। इसे 1 लाख का मान लीजिए उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया या कुछ भी खरीदा, उससे इनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई। आप देख रहे हो कैसे रिच फार्मर इसलिए बहुत तेजी से आगे निकला ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। ऐसा नहीं है सिर्फ जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उसको फायदा हुआ, रिच को और फायदा होने लगा, वो और पैसा अर्न करने लगे, वो और एक्सप्लॉइटेशन करने लगे, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन का मैंने यहाँ सेंस है कि मान लीजिए आपको अर्निंग ज्यादा हो रहा है तो आप और जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्रोइंग ओवर ड्यूज। अब ओवर ड्यूज क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर क्रेडिट में बढ़ रहा है, फार्मर्स को लोन दिए बैंक ने भरोसे पे, आपने क्या किया, लोन का पैसा ही नहीं लौटाया। अच्छा, बहुत सारे इसमें बदमाशियां भी होती है, मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ। 2 तरीके के लोग होते हैं इसमें,
ठीक है, फार्मर्स में। एक क्या होगा, वो सोचते हैं कि नहीं मैं पैसे लौटाऊंगा, जैसी भी मेरी प्रोडक्टिविटी रही मैं क्या करूंगा, पैसे को रिटर्न करूंगा, ठीक है। समटाइम्स लेकिन मान लीजिए उनकी खेती अच्छी नहीं हुई तो वो क्या करते हैं ना, थोड़ा छिपने लगते हैं। ये नहीं कि बैंक में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, देखिए मेरी खेती अच्छी नहीं हो पाई, मैं लोन नहीं दे पाऊंगा, तो बैंक वाले समझेंगे। ये छुपने लगते हैं, ठीक है ना। और फिर कोई बैंक का आदमी जब गांव आता है तो ये लोग 4-5 लोग मिलके उसे परेशान कर देते हैं या मार देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। आप लोन नहीं, आपने लोन लिया था, ठीक है, आप नहीं दे पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, आपको वो चीज़ बैंक में जाके एक्सप्लेन कर देना चाहिए। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे जो ये रिच फार्मर्स होते हैं ना, वो ये दिमाग लगाते हैं, वो इनके, क्योंकि वो पढ़े लिखे, मोस्टली जो नीचे वाले स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, रिच फार्मर्स पढ़े हुए भी हैं। वो क्या करते हैं, वो क्या सिखाते हैं कि भाई तुम लोन दो ही मत, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी होती है, इसमें क्या बोलते हैं, सीधा तुम लोन दो ही मत, जो होगा देखा जाएगा। और बैंक को फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है, जमीनें छीननी पड़ती है। और ये रिच वाले हमेशा एक लाइन का यूज करते हैं कि सरकार तुम्हारी लोन माफ करवाएगी। तो सरकार क्यों लोन माफ करवाएगी आपकी? जब आपने खेती की, खेती अच्छी हुई है, पैसा आपको मिला है, तो आप लोन भर सकते हैं। लोन क्यों नहीं भरेंगे आप? तो ये रिच जो फार्मर्स होते हैं गांव के ना, वो ये सब दिमाग में डाल देते हैं कि लोन का अमाउंट पास होगा ही, भरने की क्या जरूरत है, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसी में कि समटाइम्स ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं ना, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा लो होता है और रिच वाले का हाई होता है। तो वो क्या करते हैं, इनके नाम पे लोन अमाउंट उठवा लेते हैं और पैसा ये भरते हैं, तो ये भी एक गलत काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। तो अच्छा, हमें ये तो बहुत सारा जो ये ओवर ड्यूज हो गया था, तो बैंक वाले या फिर जो ये क्रेडिट एजेंसीज थे वो डर गए थे। देखो यहाँ लिख दिया मैंने, डर गए। क्यों? भाई लोन देंगे, अमाउंट सैंक्शन कर देंगे, उसके बाद ये लोन चुकता नहीं करेंगे तो फंसेगा कौन, डांट कौन सुनेगा? हम लोग सुनेंगे, ठीक है। बहुत तरह की टेंशन भी होती है, जो लोन अमाउंट लेने जाते हैं उन्हें बहुत सारा का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है, इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन बैंकिंग एंड बोरोवर, यानी लोन लेने वाला और लोन देने वाले के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुई है। बैंक हो गए या फार्मर्स हो गए, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो, ठीक है। आपके साथ प्रॉब्लम है, आप आओ यहाँ पे, समझाओ हमें, हम एक्सटेंड करेंगे, टाइम को एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन आप वहीं पे छुप के रहोगे, फिर हमारा पर्सन जाएगा आपसे मांगने, आप उससे बदतमीजी से बात करोगे, ये सब ठीक बात नहीं है। दूसरा क्या कीजिए, इनकरेज फार्मर्स को कीजिए क्या, हैबिट ऑफ सेविंग। मैंने बताया बैंक में पैसा रखोगे तो उस बेसिस पे तुमको लोन मिल पाएगा, नहीं तो उसके वजह से फिर तुम क्या करते हो, बैंक से नहीं लोन लेके दूसरे प्लेस जाते हो, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाइक जमींदार हो गए, मनी लैंड। अब वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, जब पैसा तुम दे नहीं पाते हो, जमीन तुमसे वो छीन लेते हैं, ठीक है। तो ये अवेयरनेस या इनकरेज करना है फार्मर्स को कि तुम सेविंग बढ़ाओ अपनी, और सेविंग को रखो तुम बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट है आरआरबी। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, कभी पूछ भी सकता है, फैक्ट्स बेस्ड है। 1975 में आरआरबी बना। ये ओपन वहां होता था जहां कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, और इसका नाम भी क्या है, रीजनल रूरल बैंक। क्या है? रीजनल रूरल बैंक। ये क्रेडिट किसको देगा? क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हो गए, आरआरबी उनको लोन देगा। मोस्टली कहाँ? रूरल एरिया में। नाम ही है रीजनल रूरल बैंक, रूरल एरियाज में आपको ये बैंक मिलेंगे। नेक्स्ट है, क्योंकि देखो प्राइवेट वाले जहां वहीं पे बसेंगे ना, प्राइवेट बैंक जो है, जहां पे क्या होगा, भीड़ होगी, जहां क्राउड होगा वहीं पे आपको प्राइवेट बैंक्स का ब्रांचेज मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें क्राउड चाहिए, उन्हें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट बैंक का क्या है भाई, आपको सोशल वेलफेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये 1982 में बना। ये एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ एपेक्स को मैंने मार्क किया है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प चाहिए किसी बैंक को, तो वो आके नाबार्ड में मिलेंगे, नाबार्ड से पैसे लेके जाएंगे। एपेक्स है यानी हाई लेवल,
ठीक है। तो एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्रेडिट प्लानिंग के लिए, बैंक सुपरविजन के लिए, ये सब के लिए। अच्छा, इसमें आप जाके लोन यानी कोई पर्सन जाके लोन नहीं लेगा, नाबार्ड में कोई बैंक जैसे वो रीजनल रूरल बैंक है ये जाके लोन लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं हूँ एंटरप्रेन्योर, मैं बोला कि भैया मुझे चाहिए 20 लाख का लोन, आरआरबी बोला भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैंने अपना मॉडल या फिर जो बोल सकते हैं प्रोजेक्ट है वो आरआरबी को सौंपा। आरआरबी नाबार्ड के पास गया कि ये लड़का है गांव का विकास करना चाहता है, 20 लाख का लोन चाहिए, तो नाबार्ड अब आरआरबी को लोन देगा और आरआरबी भी मुझे लोन देगा। ठीक है। तो क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट है, अच्छा ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आया, तो ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें असेंबली, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। आइए, फर्स्ट वर्ड क्या है? असेंबलिंग। देखो इसको मैंने दो टाइप में बांट दिया, स्टोरी सेम रहेगी, दो टाइप में बांट दिया। असेंबलिंग का मतलब सीधी सी बात है, जो आपने खेती की, खेती के बाद कटनी हुई और कटनी के बाद जो ग्रेन्स यहाँ पे रखे हैं इसको आपने एक जगह असेंबल कर लिया, बोड़ा वगैरह में असेंबल कर लिया। ठीक है। देखिए मेरे ड्राइंग बहुत खराब है, आपको बस समझ के चलना होगा कि ये बोड़ा बोल रहा हूँ तो बोड़ा मान लेना। ठीक है। तो ये बैग आपने कर लिया, आप इसको क्या करोगे, इसको आप घर लेके आओगे। ये आपका रुक जाओ, वो बचपन वाला ड्राइंग में बना देता हूँ, एक सेकेंड। एक ही ड्राइंग तो बचपन से सीखा है, ये भी नहीं बना पाए तो क्या फायदा। ठीक है। तो आप इसको कहाँ लेके आ गए? घर में। अब यहाँ ही से दो कहानी बनती है। अब बहुत लोगों के पास ना स्टोरेज की फैसिलिटी होती नहीं है, तो या अगर जिसके पास फैसिलिटी है वो तो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है। जिसके पास फैसिलिटी नहीं होती है उसकी कहानी अब यहाँ से अलग चलेगी। ठीक है। स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है तो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं शहर में, यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो कहाँ चला जाता है? सिटी में। ठीक है। पहले यहाँ से इसकी कहानी, तो ये स्टोर कर लिया, मान लीजिए इसके पास फैसिलिटी है, इसने क्या किया, स्टोर किया। स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा, इस बोरे में से जो भी प्रोसेसिंग करेगा, यानी इसको साफ सुथरा करेगा। जैसे मान के चल रहे हैं ये वीट का बैग, इसको क्या करेगा, साफ सुथरा करेगा। ठीक है। एक सेकंड, हाँ, साफ सुथरा करेगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से चाहे तो वो काम खुद के लिए कर सकता है, लेकिन ये रेयर में रेयर है कि कोई किसान खुद की ब्रांडिंग वगैरह करता हो। तो ये साफ सुथरा करने के बाद इसको भेज देता है सिटी में। अब सिटी में क्या होता है भाई, ये और ये होता कैसे, पहले ट्रांसपोर्ट कर दिया सिटी में, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया सिटी, सिटी में आया तो अब क्या होगा, एक बार फिर से उसे साफ सुथरा वगैरह किया जाता है और उसकी पैकेजिंग की जाती है। उसमें ग्रेडिंग होगी कि भाई ये A1 क्वालिटी है कि B2 क्वालिटी है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होगा, कौन कौन से होलसेलर्स के पास जाएगा। ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पे प्रोसेसिंग में वही आप ये भी बोल सकते हैं कि वीट को फिर चेंज करके आप आटे में, फ्लोर में चेंज करते हैं। और यहाँ पे ये दूसरा स्टोरी होगा कि स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है तो ट्रांसपोर्ट किया सिटी में, सिटी में क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी, साफ सुथरा होगा, फ्लोर में चेंज किया जाएगा, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, ग्रेडिंग होगी। ठीक है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस है। ठीक है। जिसमें असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है अक्रॉस एग्रीकल्चरल के जितने भी एग्रीकल्चर के कमोडिटीज होते हैं सब में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स फार्मर्स फेस्ड किए हैं वो समझते हैं। फर्स्ट है मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। बिग ट्रेडर्स क्या है भाई, जो या जिसको आप बोल सकते हैं बड़े बड़े होलसेलर्स। आप मान लीजिए गांव से आए हैं वीट लेके 100 केजी, आपने सुना है कि 1 केजी का दाम है 50 रुपए। बिग ट्रेडर क्या बोल रहा है, भैया आपने जहां से इंफॉर्मेशन लिया है वो गलत है, अभी मार्केट का रेट चल रहा है 1 केजी का 40 रुपया। यानी देखिए ये 1 केजी पे कितना कमा लेगा, 10 रुपया। रेट 50 ही चल रहा है, ये ठीक ही सुना है बेचारा, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं आप थोड़ी जानते हैं, आप कहीं से सुन लेंगे उससे थोड़ी होगा। बेच तो हम रहे हैं, हम जान रहे हैं कि क्या चल रही है हालत। ठीक है। या और भी बहुत सारे झूठ होते हैं, मैं आपको कुछ झूठ दिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे झूठ बोलते हैं। लैक, सेकंड क्या है, लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, फोर्स टू सेल एट लो। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 40 जो मैंने बोला है क्या कर रहा है, लोएस्ट प्राइस पे बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अब देखिए मैं तीनों स्टोरी को, मतलब तीनों लाइन उसको एक स्टोरी में चेंज कर देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे जब किसान आया ना तो उसको बोला कितना, वो बोल किसान तो बोला कि भैया 1 केजी का 50 रुपया।
ट्रेडर बोल रहा है 1 kg का 40। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है भैया, मैंने तो सही इन्फॉर्मेशन। सही इन्फॉर्मेशन नहीं, विद इन 5 to 10 डेज क्या हुआ है ना, मार्केट में सप्लाई वीट का ज्यादा आ गया है। अब सप्लाई ज्यादा हो गया है तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिमांड हाई है मान लीजिए तो, ठीक है, ये डिमांड कांस्टेंट ही है। जैसे मान के चलिए डिमांड 20 लोग कर रहे हैं, सप्लाई आ गई 40 की, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस घट जाएगा। ये बात उसको वो समझा देता है झूठ का। अब उसको कम में बेचना होता है। एक और सिचुएशन क्या होता है, मान लीजिए कोई किसान के, अभी मैंने ऊपर जो ड्राइंग बताया था, उसके घर में स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। अब वो बेचारा ट्रांसपोर्ट करके सिटी में आया है पूरा वीट का बैग लेके कि आज ही बेचू आज ही चल जाऊं। अब वो वापस तो घर लेके नहीं जाएगा 5-10 रुपए के लिए, तो सोचता है जो है अभी बेच के हटाओ यहीं पे। कौन लेके फिर वापस घर गांव जाएगा, फिर गांव से किसी दिन सिटी ही आके बेचना है। तो इसीलिए वो क्या करता है, 5 रुपया 10 रुपया जो भी उसको लॉस होता है बेचारा वो उसी टाइम बेच के चल जाता है, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन ये लोग करता है। नेक्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा वीवीआई बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक बार मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, एक बार में ही 3-4 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन उठते हैं, वो सब मैं 1-2 वीडियो में बना के उसे मैं आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए कैसे क्या क्या मेजर्स लिए गए इसको इंप्रूव करने के लिए, वो देखते हैं। फर्स्ट क्या किया गया, रेगुलेटेड मार्केट ये गवर्नमेंट ने बनाया कि क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे क्या हो रहे थे, माल प्रैक्टिसेस हो रहे थे सेलर्स और ब्रोकर्स के बीच में। वो लोग उल्टा फुल्टा मार्केट इंफॉर्मेशन देके किसान से कम रेट पे सामान को खरीद लेते थे। सेकेंड क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करेंगे, ठीक है, लाइक आपके रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, मार्केट्स हो गए, जिससे किसानों को आसानी होगी, ठीक है। थर्ड है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं, कॉपरेशन से, ठीक है ना। देख लो एम क्या है, फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स, बस इतना याद रखिएगा, फेयर प्राइस ऑफ फार्मर्स। क्या हो रहा है देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये विलेज है, सब लोग यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। वीट का प्रोडक्शन पूरे गांव का हुआ है 7,000 kg, ठीक है। अब बात समझिए, और मेरा मेरा खुद का पर्सनल मेरा जो हुआ है वो 100 kg हुआ है। तो जब मैं मार्केट जाऊंगा ना, बोलूंगा भैया कितना का लेंगे, तो वो बोलेगा RS 50 रुपए kg। पूछेगा कितना kg, बोलूंगा 100 kg, बोला 50 ही रहेगा। लेकिन जब मेरे पास मैं बोलूंगा 7,000 kg है ना, और वो बोलेगा कि 85 देंगे, मैं बोलूंगा नहीं मेरे को 60 चाहिए, तो शायद वो मेरी बात को क्या करे, सुन ले। क्योंकि वो 10 कस्टमर से डील करेगा तब जाके उसके पास 7,000 kg आएगा। वो एक ही कस्टमर को ठीक से बात कर लेगा तो एक बार में उसके पास कितना आ रहा है, तो सेलर को तो क्योंकि ज्यादा चाहिए होता है, तो एक बार में उसके पास कितना आ गया, 7,000 kg आ गया। इसको कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अच्छा देखिए, इसका उल्टा रूप भी देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, आप लोग भी करते हैं। 1 kg का पूछते हैं कितना रुपया है भैया, तो बोलता है 30 रुपए kg, या मान लीजिए 20 रुपए kg। आप बोलते हैं भैया एक पसेरी या 5 kg दे दो, तो आप 100 दाम तो हुआ 100 रुपए, लेकिन क्या आप 100 रुपया देते हो, आप भी तो 90 या 80 देते हो। तो क्या किया आपने, ज्यादा लिया है इसलिए आपने क्या किया, कुछ प्राइस कम कर दिया है। तो सेम यहाँ पे भी होता है, ये ज्यादा देने को तैयार है तो अपने हिसाब से रेट लगाएगा। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में यही है कि फार्मर्स एक ग्रुप बना ले और पूरा जो प्रोडक्ट है वो मतलब प्रोडक्शन हुआ है वो जाके कहीं अच्छे मार्केट में सेल करें, उन्हें पैसा क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मार्केटिंग सोसाइटी फॉर्म्ड बाय फार्मर्स सेल आउटपुट कलेक्टिवली, एक साथ क्या करें, सेल करें। और इसमें क्या मिलता है, एडवांटेज मिलता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, जो मैंने अभी आपको बताया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गुजरात का मॉडल था जो मिल्क कोऑपरेटिव का सक्सेसफुल हुआ, जिसके बाद आप वो देखते हैं आज भी अमूल को, ठीक है। इसमें भी अब ये प्रॉब्लम्स इनके प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ देखो एरो दिया है, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो उसके बारे में है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, इनएडुकेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स, यानी कि भाई कम से कम 6-7 लोग तो होने चाहिए ना, पूरे गांव का प्रोडक्टिविटी बेचने जा रहे हैं हम, तो कम से कम 6-7 आदमी तो होने चाहिए। तो कभी कोई साथ नहीं देगा, कभी कोई फूट हो जाती थी, ठीक है। सेकेंड है लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव,
अब जैसे मान लीजिए कभी कभी देखो सामने वाला भी तो समझ जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आप गए हैं, आप बोल रहे हैं मेरे पास 7,000 केजी है, सामने वाला समझ जाता है कि ये 5-6 लोगों का जो प्रोडक्शन हुआ है ना, ये मिला के अकेले बोल रहा है और अच्छा पैसा हमसे लेना चाह रहा है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। जो होलसेलर वाले होते हैं ये बात समझ जाते हैं, तो बोलते हैं नहीं भैया हमको 7,000 केजी नहीं चाहिए, आप जाइए अगला दुकान में जाइए। अगला दुकान वाला भी समझ जाता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी लॉस भी होता है, आपको बहुत दौड़ना पड़ जाता है, बहुत जगह पे समझाना पड़ जाता है, या फिर 2 बार तोड़ के बताना होता है 3500 केजी है, 3500 केजी है, ऐसे सेल करना पड़ता है। थर्ड क्या होता है, एक सेकंड, थर्ड है इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे इसमें धोखेबाजी भी बहुत होती है। जैसे मान लीजिए आप में से जो भी तैयार है, जैसे मान लीजिए ए हो गया और बी, हम दोनों चले, बोले कि हम लोग पटना में 7,000 केजी बेच के आएंगे, ठीक है। तो गांव में किसान ने सुन रखा था 50 रुपए केजी मिलेगा, हमने डील क्रैक किया है 70 रुपए, यानी 70 रुपए पर केजी पे हम क्या बेचेंगे, 7,000 केजी बेचेंगे। ये डील क्रैक हो गया हमारा। लेकिन हमने गांव में जाके पता है क्या बोला, कि जो डील क्रैक हुआ है वो 60 रुपए पर केजी। फार्मर्स तो ऑलरेडी खुश है क्योंकि 50 का हमें मिल रहा है, 60-10 रुपया उनका पर केजी पे प्रॉफिट है। लेकिन इसमें जो 10 रुपए केजी बचा ना, वो हम दोनों खा गए। ये भी तो हो सकता है, ये किसको पता है, सिर्फ हम दोनों को ही तो पता है डील कितने पे क्रैक हुआ है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट जो है, ये ऊपर जो थर्ड पॉइंट पढ़े, एक सेकंड, ये देखिए थर्ड पॉइंट जो पढ़े कोऑपरेटिव फार्मिंग, उसके बाद का ये चौथा है। ये भी काफी, ये चौथा पॉइंट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, एमएसपी। यही मैं बोला था आपको कि आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। एमएसपी क्या होता है, आप लोग यहाँ सिर्फ ड्राइंग के माध्यम से समझिए। फर्स्ट हम समझेंगे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, ये है फार्मर बहुआ, ठीक है, और ये है मिडिलमैन या कोई दुकान वाला, शॉपकीपर, ठीक है। ये बोला भाई मेरे को सामान बेचना है 50 रुपए केजी वीट, ये बोला नहीं, देना है तो 40 में दो वरना जाओ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। ये चला गया गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट क्या बोला कि भाई मैं तुमको 60 रुपए केजी पे लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीजें 60 रुपए में कहाँ पहुंच गई, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो अनाज खाएगा नहीं, तो गवर्नमेंट इस चीज को कहाँ भेज देता है, इस चीज को सेंड कर देता है वो एफसीआई के पास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, इसको सब्सिडाइज रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे क्या करती है, राशन शॉप में भेजती है। एक सेकंड, कहाँ भेजती है, राशन शॉप। ये वो राशन शॉप हो, राशन शॉप किसे कहते हैं, जहां पे आपको सब्सिडाइज रेट पे चीजें मिल रही है, यानी 2 रुपए केजी वीट मिल रहा है, 2 रुपए केजी आपको शुगर मिल रहा है, 1 रुपए केजी आपको राइस मिल रहा है, इसको कहते हैं राशन शॉप, ठीक है। अच्छा, एफसीआई कभी कभी एक और प्लेस से भी, यानी डायरेक्ट भी मार्केट से वो मतलब ये सारे जो क्रॉप्स है उसको उठाता है। वो कैसे, वो देखिए। मान लीजिए मार्केट में डिमांड है 200 केजी का, सप्लाई आ गई 600 केजी का। अब प्राइस क्या होगा, प्राइस गिरना शुरू होगा। अच्छा, प्राइस जैसे ही गिरेगा, इससे लॉस किसको, इससे तो फार्मर को लॉस हो जाएगा। भाई वो अपने अच्छे प्राइस पे सामान को ना बेचना चाहता है, लेकिन मार्केट में तो उसका प्राइस गिर गया क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। अब एफसीआई बोलता है कि भैया एक काम करो, 400 केजी मैं ही मार्केट से खरीद लेता हूँ, परचेज कर लेता हूँ। आप देखो सिनेरियो क्या बन रहा है, डिमांड कितने का है 200, सप्लाई भी कितने का हो गया 200। पहले इसके कंपैरिजन में देखोगे तो प्राइस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगा। इससे क्या हो जाएगा, फार्मर को फायदा हो गया, फार्मर क्या हो गया, प्रॉफिट में आ गया अपना। सही टाइम सही रेट पे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मेरे मुंह से निकल रहा, सही रेट पे अपने क्रॉप्स को बेच पाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, एफसीआई को भी सस्ते दाम पे 400 केजी मिल गया, यानी एफसीआई के लिए भी विन विन सिचुएशन, फार्मर के लिए भी विन विन सिचुएशन, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी विन विन सिचुएशन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें और किसी चीज का बचा हुआ है तो ये देख लीजिए। एमएसपी क्या होता है, गवर्नमेंट गिव ऑफर प्राइस देते हैं, फार्मर सेल एनी अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स, तो वो खरीद लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, एफसीआई क्या करता है, परचेज व्हीट एंड राइस।
और कभी कभी ईयर ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, यही मैंने बोला सरप्लस यानी ज्यादा हो जाता है जब प्रोडक्शन, तो एफसीआई डायरेक्ट भी खरीद लेता है मार्केट से। थर्ड क्या है, पीडीएस सिस्टम। पीडीएस यही जो मैंने बताया सब्सिडाइज रेट पे, तो उसी को पीडीएस कहते हैं। इसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये नेटवर्क ऑफ राशन शॉप होता है, और इसको फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं, जहां व्हीट, राइस, शुगर आपको मार्केट के रेट के हिसाब से, बहुत कम रेट के हिसाब से आपको मिलता है। और ये किसको दिया जाता है, वीकर सेक्शन को, लाइक एससी, एसटीज और जिनके लो इनकम है उन सभी को ये। इसका एक बीपीएल कार्ड भी बनता है, उन सभी को मिलता है जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। आगे चलते हैं, अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स में होता क्या है वो देखते हैं। इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। अच्छा एक सेकंड, इसमें एक पॉइंट बच गया, मैंने लिखा नहीं है, कहीं आप लिख सकते हैं। ये सब मिला के भी ना, ये सब मिला के गवर्नमेंट की इतनी सारी चीजों को करने की वजह से भी ना, ये सिर्फ 10% है। 10% गवर्नमेंट शेयर ले पाती है मार्केट में। 90% आज भी होलसेलर्स, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है या ट्रेड्समैन है, इन्हीं का कब्जा है इन सारे फार्मर्स के मार्केट पर। ये जो फार्मर्स आते हैं अपनी चीजों को सेल करते हैं, तो ये सब किसको सेल करते हैं, प्राइवेट को। ठीक है, वो लोग रेट आज भी अपने ही हिसाब से लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका शेयर 90% है। गवर्नमेंट इतनी सारे मेजर्स लेके आए, देखिए डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, इसके बाद भी ये कितना मार्केट पकड़ पाए, सिर्फ 10%। आज भी 90% जो मार्केट पकड़ा हुआ है वो किन लोगों ने, प्राइवेट इंडिविजुअल्स में। ठीक है, यानी आज भी लॉसेस किसका हो रहा है, फार्मर्स का ही हो रहा है। ऐसे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता दे रहा हूँ कि बिहार में भी हुआ करता था, ये जो रेगुलेटेड मार्केट थे ना, ये बिहार में भी थे, यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये जो रेगुलेटेड मार्केट ये बिहार में भी थे, लेकिन उसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, बहुत साल पहले। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल्स के लिए अब, अच्छा मार्केटिंग होता क्या है, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए। 2 वर्ड होता है, एक होता है मार्केट। ऐसे जब मैं कॉमर्स का बीएसटी वगैरह पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें सिखाऊंगा आपको। तो मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है। जैसे बहुत लोग, आप लोग जनरल बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं कि मार्केटिंग करने जा रहे हैं, वो मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, पहले समझिए मार्केट क्या है। ए प्लेस जहां पे आप परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, उसको हम मार्केट कह देते हैं। ठीक है, मार्केटिंग क्या है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज को आप सेल करवाने के जो मेथड्स अपना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने रख दिया कि डिस्काउंट 20%, इसको कहते हैं मार्केटिंग। यानी आपने किसी प्रोडक्ट पे क्या लिख दिया है, डिस्काउंट दे रहे हैं हम 20% का, ये हो गया मार्केटिंग करना। ठीक है, चलिए ये सब हम लोग, बीएसटी एक पूरा सब्जेक्ट होता है कॉमर्स का, उसमें हम ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, अब ओपन होना, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट्स थे, उसमें भी फार्मर्स को फायदा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट समटाइम्स चीजें नहीं खरीदती है, गवर्नमेंट भी जो ऑफर प्राइस रखती है वो समटाइम्स फार्मर्स के लिए काफी कम होता है। तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, एक फार्मर्स मार्केट ही शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, फार्मर्स मार्केट। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट एक्सेस टू द कंज्यूमर एंड एलिमिनेटिंग मिडिलमैन। यानी मिडिलमैन की कहानी ही खत्म करो, क्योंकि बदमाशी जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, मिडिलमैन ही कर रहे हैं। देखो ऐसे, ये फार्मर होता था, या के होलसेलर को सामान बेचता था। होलसेलर किसको बेचते थे, कंज्यूमर्स को बेचते थे। ये बोला भैया मैं होलसेलर को क्यों बेचूं, और ये उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन देता है, सही प्राइस नहीं देता है। मैं जाऊंगा एक प्लेस पे, मार्केट पे, कोई भी मार्केट, कोई भी एक प्लेस होगा, वहां जाकर मैं बैठ जाऊंगा और मैं ही सेल करूंगा। डायरेक्ट किसको सेल करूंगा, कंज्यूमर को। इस आदमी की मेरे को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको कहने लगे हम फार्मर्स मार्केट। ठीक है, अब इसका अलग अलग नाम है, एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखिएगा। अपनी मंडी है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। हदसपुर मंडी है पंजाब में। रायतू बाजार आंध्र प्रदेश में। उजावर सैंडीज तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा क्या है, एक और क्या तैयार किया गया, अलायंस विद द नेशनल एंड एमएनसी। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रिटानिया कंपनी है। ठीक है, कौन है, ब्रिटानिया कंपनी। ब्रिटानिया कंपनी को क्या चाहिए भाई, व्हीट चाहिए बिस्किट्स बनाने के लिए। बिस्किट्स बनाने के लिए अब उन्हें व्हीट चाहिए, तो हो क्या रहा था ना, मान लीजिए ये भी तो इनको चाहिए ज्यादा मात्रा में, तो ये जाते थे होलसेलर के पास। अब होलसेलर भी तो तरह तरह की बदमाशी करते हैं, और ब्रिटानिया क्योंकि ब्रांडेड कंपनी है तो इन्हें क्वालिटी वाला व्हीट चाहिए। अब होता क्या है ना, आप लोग भी ये सब गांव वगैरह में काफी देखते होंगे कि ये बोड़ा है, ऊपर अच्छा भर दिया नीचे खराब भर दिया, या मिलावट वाली चीजें
ऊपर में मान लीजिए अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं, नीचे खराब क्वालिटी का सामान भर दिया। तो एमएनसी का भी तो नाम खराब है ना, क्योंकि वो जब A1 क्वालिटी का प्राइस पे कर रहा है तो A1 क्वालिटी का सामान भी तो उसे चाहिए, लेकिन ये होलसेलर वाले बदमाशी करते थे। तो अब ब्रिटानिया क्या कर रहा है, अब क्या पूछ रहा मतलब जो स्ट्रेटेजी बनी कि मान लीजिए कोई फार्मर है, उसके पास बहुत बड़ा लैंड बेस है, यानी समझ लीजिए इतना लैंड है कि वो 6000 केजी उगा सकता है, लेकिन या तो उसके पास सर्टेन टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर मान लीजिए नॉलेज नहीं है। तो ब्रिटानिया बोला देखो, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, 6000 केजी तुम मुझको उगा के दो। अब मुझे नहीं पता, एक बार ये डील हो गई तो हो गई, 6000 केजी तुमको देना होगा। अगर मान लीजिए तुमने 5,000 केजी किया तो तुम फिर 1000 कहीं से खरीद के मेरे को दो, लेकिन एक बार साइन हो गया 6000 तो 6000 तुमको देना है, ठीक है। जरूरत पड़ेगा क्योंकि मेरे को अच्छे क्वालिटी की चाहिए, तुमको अच्छे क्वालिटी का नहीं उगाने आ रहा है, तो मैं असिस्टेंस प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ पर्सन्स भेज दूंगा जो बताएगा टेक्नोलॉजी क्या लगाना चाहिए, कैसे चीजों को प्रोवाइड वो करा देगा, जिससे आपका ये अच्छा क्वालिटी वाला वीट उपजेगा। तो ये सब भी होना शुरू हुआ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह भी बनना शुरू हुआ, इस पे कुछ लॉज वगैरह भी आए थे, ठीक है। तो ये फास्ट फूड चेन कॉन्ट्रैक्ट्स या अलायंस बनाना शुरू किए मल्टीनेशनल कंपनीज, इसके साथ फार्मर्स के साथ डायरेक्टली वो लोग भी क्या कर दिए, मिडिलमैन को बीच से हटा दिया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? डाइवर्सिफिकेशन मीन्स डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है वैरायटी। जैसे आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। वाई? क्योंकि यहाँ पे वेरियस आपको सॉइल्स मिल जाएंगे, क्लाइमेट मिल जाएंगे, लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो इंडिया को हम क्या बोलते हैं, जैसे डाइवर्स कंट्री। वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन हम इस रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर में क्या उसका एसेंस है वो देखते हैं। पहले समझते हैं रीजंस क्या है, क्यों डाइवर्सिफिकेशन हमें लाने की जरूरत है, पहले रीजन समझते हैं। क्योंकि फार्मिंग क्या है, एक रिस्की बिजनेस है। फार्मिंग क्या है, इंडिया में रिस्की बिजनेस है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी किस पे रखते हैं, मानसून पे या रेनफॉल पे रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए फार्मिंग क्या है, रिस्की बिजनेस है। दूसरा क्या है, डाइवर्सिफाई करने से क्या होगा, हमें प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर से 100 रुपए कमा रहा हूं, तो अगर मैं कोई दूसरा दूसरा अगर सस्टेनेबल लाइवलीहुड का जरिया निकाल लूं, डाइवर्सिफाई कर लूं, तो 100 रुपया मैं यहां से भी कमा सकता हूं। अगर अभी हमने पढ़ा है कि फार्मिंग रिस्की बिजनेस है, अगर ये वर्क नहीं किया तो दूसरी जगह से तो मैं 100 रुपए कमा रहा हूं। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की क्या है, नीड है। इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट देखते हैं। सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। सप्लीमेंट्री आप जानते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स एक्स्ट्रा। इस वर्ड को याद रखने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम आप देते हैं, ठीक है, या सप्लीमेंट्री आप लेते हैं, एक्स्ट्रा शीट लेते हैं। लोग सप्लीमेंट खाते हैं, यानी फूड तो आप ले ही रहे हो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रहे हो अपने न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, यानी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आ जाएगा एग्रीकल्चर को छोड़ के। सेकंड क्या है, ऑन इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम। आपको वहां ऑलरेडी मैंने अभी बताया एग्रीकल्चर में आपको कुछ इनकम हो रहा है, अब आपको दूसरे सिरे पे भी क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम होना शुरू हो जाएगा अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो। और थर्ड क्या है, अगर आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है तो आप क्या होगा, पॉवर्टी से बाहर आ जाओगे। इसीलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। अब डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स देखते हैं। पहले समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन हम कहाँ करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन में। बहुत जगह पे क्या होता है, सिर्फ सिंगल क्रॉपिंग होती है, ठीक है ना। यानी साल भर में अपने क्या किया, अपने खेतों में सिर्फ एक क्रॉपिंग की है, वीट का प्रोडक्शन किया हो या राइस का किया हो, बस एक ही प्रोडक्शन किया। तो उसको क्या करना है, आपको सिंगल से शिफ्ट होके किस पे जाना है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे। और आपने पढ़ा है, ये तो क्लास 6 से ही आप पढ़ रहे हो, खरीफ सीजन, रबी और फिर जायद। तो ये तीनों टाइप के क्रॉप्स को क्या कीजिए, आप उगाइए, और इससे क्या होगा, आपका पूरा साल एग्रीकल्चर में लगेगा, ठीक है। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन हम कहाँ करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यानी कि ये वही बात हो रही है कि एग्रीकल्चर तो आपका है ही, आप दूसरा कोई एक इंप्लॉयमेंट का सोर्स ढूंढिए जिससे क्या हो, आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। तो एग्रीकल्चर हम जान रहे हैं ऑलरेडी क्या है, ओवर क्राउडेड है और लेबर फोर्स उसमें काफी इंक्रीज कर गया था। आप प्री इंडिपेंडेंस के टाइम्स में भी देख रहे थे 70 to 75% जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगे हुए थे। तो आपको अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अब वो क्या होगा, आपका नॉन फार्म सेक्टर्स होंगे। नॉन फार्म सेक्टर्स में क्या क्या होगा, जैसे आईटी हो गया, डेयरी कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ये जो डिफरेंट नॉन फार्म सेक्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो 1 मार्क्स में आपके एमसीक्यूज टाइप्स में आ सकते हैं।
तो पहला है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें ब्रीडिंग, रियरिंग, केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स किया जाता है। इसको लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। लाइव स्टॉक आप जानते हैं, मवेशी पालन कहते हैं इसे, ठीक है। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, आप जान ही रहे हैं। काउ, बेफेलो, गॉट, ये सब हम पालते हैं। इसमें क्या होता है, वुमेन्स को, अच्छा जहां जहां वुमेन्स का रोल होगा वो याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में वुमेन एम्पावरमेंट पे आजकल के जो गवर्नमेंट है उनका काफी ध्यान है, तो वो क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वुमेन्स को भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की बात करें तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी इन इनकम, फ्यूल, न्यूट्रिशन फॉर फैमिली। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर से भी बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, आप अपने घर के यूज के लिए रख लेते हैं। सेम केस है एनिमल हस्बेंड्री के साथ, अगर ये काम कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें फिर आपके घर के लिए, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, न्यूट्रिशनल बेसिस पे अगर आप देखें तो मिल्क आपके घर पे काम आ सकता है। एक्स्ट्रा इनकम जो आप अगर चाहें तो मिल्क को अगर सरप्लस हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप उसको सेल करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। फ्यूल का काम हो जाएगा, जैसे काउडंग वगैरह का यूज करके आप उसे घर के खाना बनाने के काम में ला सकते हैं, ठीक है। उसको सेल भी कर सकते हैं, काउडंग किंग्स जो होते हैं वो सेल भी होते हैं, ठीक है। आजकल तो अमेजोन पे भी सेल हो रहा है। पोल्ट्री देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारा, मतलब अगर पूरे एनिमल हस्बेंड्री में देखें तो सबसे ज्यादा हम किसका कर रहे हैं, पोल्ट्री का, जो कि 58% है, लार्जेस्ट शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है डेयरी। डेयरी क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें ब्रीडिंग, रेजिंग या यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स का होता है, जो क्या कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया का डेयरी सेक्टर देखा जाए तो 3 डिकेड्स में काफी इंप्रेसिव रहा है। वो किसके वजह से रहा है, बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड, और जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ था, पहले इस साइड में देख लेते हैं। 1970 में एक ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं बना, जिसको बोलते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और ऑब्जेक्टिव क्या था, नेशन वाइड मिल्क ग्रिड बनाने का। ये है क्या, इसको पहले मैं इधर बना देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ये वायर का सिस्टम देखा होगा, वो पोल पे जो तार वगैरह रहते हैं, तो ये हाई वोल्टेज का होता है, फिर इससे फिर थोड़ा लोएस्ट, फिर उससे थोड़ा लोएस्ट, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे ऐसे चलते रह रहा है। तो ऐसे ही ग्रिड पैटर्न बनाना था। तो देखिए यहाँ पे ग्रिड पैटर्न बनाया गया। फार्मर्स क्या करेंगे, पहले मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, और मिल्क क्या होगा, डिफरेंट ग्रेड्स का होगा। आपने वो लैक्टोमीटर के बारे में पढ़ा होगा, लैक्टोमीटर से ग्रेडिंग होगी, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अब वो ग्रेड्स को कहाँ भेज दिया जाएगा, मार्केटेबल अर्बन सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। जैसे आप बिहार में देखा जाए तो सुधा कंपनी है। अब वो क्या होता है, सारा मिल्क आता है ग्रेडिंग के हिसाब से, उसको हम अलग अलग उसकी फिर क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और अर्बन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जहां जहां उसकी नीड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये इसका एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका है, गुजरात का जो कोऑपरेटिव था वो सक्सेसफुल एग्जाम्पल था, ठीक है। और अमूल वगैरह का जो क्रिएशन देखते हैं आप, वो यहीं से हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपको कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जो भी क्या है, काफी प्रोडक्टिव है और फायदेमंद है। नेक्स्ट है हमारा फिशरी सेक्टर। इसमें ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश। तो कैचिंग, आप मछली पकड़ते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको आपको क्या कर देते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। इसमें 2 सोर्सेज होते हैं, इनलैंड सोर्स है और बाद बाकी बाहर के सोर्स है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो ड्राइंग अच्छी बनाई जा सकती है, लेकिन स्पीडली बनाना है तो कुछ ड्राइंग अच्छी। जैसे मान लो ये प्लेस है, अब ये प्लेस में क्या होगा ना, सिर्फ यहाँ पे जो पॉन्ड्स वगैरह होंगे उसमें जो मछली पकड़ी जा रही है उसको हम इनलैंड सोर्सेज कह रहे हैं, ठीक है। और जो इधर के कुछ एरियाज होंगे ना, यहाँ के जो स्टेट्स या एरियाज होंगे, इनको 2 तरह का बेनिफिट है। ये इनलैंड सोर्स, यानी यहाँ पे भी जो पॉन्ड्स वगैरह होंगे उससे भी फिशेस वगैरह पकड़े जा सकते हैं, और इसको ओशियन का भी बेनिफिट, सी का भी बेनिफिट मिल सकता है, यानी सी से भी जो फिशेस पकड़े। तो अधिकतर आप इसमें जो एग्जांपल्स देखेंगे, जो जिनका ज्यादा शेयर है फिशिंग में, फिशरीज में, वो देखिए सब आपको कहीं ना कहीं सी से कनेक्टेड होंगे। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, ये सब आपको कोस्टल रीजन्स पे मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक्टिव फिशिंग में वुमेन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक्टिव फिशिंग यानी मछली पकड़ने जो जा रही है उसमें वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिशेस को सेल करने में आप देखेंगे, या फिर नॉर्मली आप अगर मछली वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहां देखेंगे ये जो सेलिंग का काम होता है वो वुमेन्स ही कर रही होती है। तो वुमेन्स का वर्कफोर्स 60% देखा जाए तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, 40% देखा जाए तो इंटरनल मार्केटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। ये क्या है, साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर और स्पाइसेस। अब आप बताइए, इंडिया क्या है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, ऑलरेडी डाइवर्स कंट्री है हमारी, डाइवर्स क्लाइमेट है,
डाइवर्स क्लाइमेट के साथ डाइवर्स सॉइल्स हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को उगाते हैं, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इंडिया एडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर ब्लेस्ड विथ वेराइंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन, जिसकी वजह से हमारे पास वेराइटी ऑफ चीजें उगती हैं। इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें क्या है, पोटेंशियल है, काफी पोटेंशियल है डाइवर्सिफिकेशन का। आप देखिए ना, इतने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, इतने टाइप्स ऑफ हमारे पास वेजिटेबल्स है ना, जितना फॉरेनर्स ने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया क्या बन सकता है, वर्ल्ड लीडर बन सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस में, ठीक है। ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स को अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है किसके सेक्टर में, लाइक फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी में, मेंटेनेंस में, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। देखते हैं ना आप, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, ड्राइंग मेरी फिर खराब है, ठीक है ना, फ्लावर्स हैं ये, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की क्या की जाती है, टिश्यू कल्चर वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है ना, ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है ना। तो ये सब करके इसमें वुमेन्स को काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ठीक है। पोटेंशियल सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर में है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हमारे को जो लॉसेज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट का। अगर हम एक्सपोर्ट का मैकेनिज्म काफी अच्छा कर लेना, तो हम फॉरेन में अपनी चीजों को ज्यादा सेल कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल मार्केट में तो सेल हो ही रहा है, फॉरेन में भी अच्छा खासा सेलिंग हम बढ़ा सकते हैं, बस हमें वो लिंकेज बनाना होगा। क्या करना होगा, लिंकेज बनाना होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका आईटी, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, डील्स किससे करता है, कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन से। और आईटी ने क्या किया, बहुत सारे सेक्टर्स में रेवोल्यूशन लाया है वो। अब देखिए आईटी का रोल अब तो स्कूल्स वगैरह में यूज हो रहा है आईटी का, आपके जो ट्रैफिक सिस्टम हो गए, तो यानी लगभग आप देखिएगा तो हर सेक्टर में अब आईटी का कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है। अब तो मैपिंग वगैरह भी शुरू हो रही है एग्रीकल्चर की वाया सैटेलाइट, ठीक है। एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां फूड इनसिक्योरिटी है, ठीक है, या वनरेबिलिटी है। तो गवर्नमेंट उस एरियाज पे क्या कर सकती है, ध्यान दे सकती है, उन चीजों को ठीक कर सकती है, उनके लिए पॉलिसीज वगैरह बना सकती है। एम फॉर इंक्रीजिंग आईटी, आईटी को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक विलेज क्या बने, एक नॉलेज सेंटर बने। जैसे देखिए अभी ये जो जियो और एयरटेल और ये जो 5G वगैरह आ गया, इसकी वजह से डाटा कितना सस्ता है। अब डाटा सस्ता होगा तो हर एक बच्चा, जो गांव गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही है, वो वाया इंटरनेट बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। हमने ह्यूमन कैपिटल की बात की थी, तो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल का बेस बन सकता है विलेज में वाया इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको भी आपने बहुत बार पढ़ा है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अब वो वाला डेफिनेशन थोड़ा पुराना हो गया, ठीक है ना, जो आप बोलते थे कि हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज का इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचे, वो तो है ही, लेकिन अब थोड़ा आप बड़े हो गए हैं, 12th में आ गए हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा डेफिनेशन देखिए। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, ये मीटिंग हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स के लिए। सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम, यानी जैसा नेचुरल सिस्टम आपको मिला है ना, आपको अपने नेक्स्ट जनरेशन को उसी तरीके से वो चीज प्रोवाइड करानी है। अब जैसे मान लीजिए आपको, एग्जाम्पल है ये, मान लीजिए आपको 10 प्लांट्स मिले थे, पता चला नेक्स्ट जनरेशन आते आते वो प्लांट सिर्फ 6 ही बचे, तो नहीं, आपको सस्टेन करना है, आपको रोक के रखना है अपने नेचुरल सिस्टम को, उसका एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो इसी का एक सब पार्ट है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगा, फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें हम किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कॉम्पोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट ज्यादा आपका पोल्यूट नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स वगैरह से काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, अगर आपको जानना है तो आप मेरे को मैसेज, या मतलब होता है ना इंस्टाग्राम पे, आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। ऐसे इन्वायरमेंट का सेक्शन जब मैं बनाऊंगा, इन्वायरमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है, वहां आप जाके देख सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, अच्छा एक बात, जैसे बहुत सारी न्यूज आ रही है, जैसे फॉरेन कंपनी, जैसे जर्मनी वगैरह की कंपनी है, वो क्या कर रही है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। हमारे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है ना, हम चीजों को पढ़ते तो हैं, मार्क्स तो ले आते हैं, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं करते हैं। जैसे एवरी इंडिविजुअल को देखा जाए, सबने तो पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, सब समझते हैं प्लास्टिक कितना खराब चीज है, लेकिन यूज तो हम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ी होता है ना, हमारा एजुकेशन में थोड़ा क्या हो गया है ना, कि हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने मार्क्स ला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मोरालिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो रही है। लेकिन
फॉरेन में क्या है ना, जो चीज वो पढ़ते हैं समझते हैं उन चीज को फॉलो करने की कोशिश जल्द से जल्द करते हैं। अब जर्मनी ये बात समझ गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी अच्छी है, ऑर्गेनिक फूड खाना कितना अच्छा है, तो वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि आप अपना लैंड दीजिए, उस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, आधा आपका आधा मेरा। सोचिए, ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना अच्छा है। देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला क्या है, इकोनॉमिकल है, यानी जो खर्चा आपको फर्टिलाइजर्स, एचवाईवी सीड्स और पेस्टिसाइड्स खरीदने में लगता है वो तो इसमें नहीं लगेगा, यानी चीपर है आपका जो ऑर्गेनिक इनपुट्स है। सेकंड क्या है, जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। जो आप पैकेजिंग करेंगे ना, अगर इसमें आप बस इतना लिख दीजिएगा कि ऑर्गेनिकली उगाया गया है या ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ये सारी चीजें उगाई गई हैं, तो उसका बहुत डिमांड है, हाई डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स, यानी जो ऑर्गेनिक टेक्निक आप यूज कर रहे हैं ना उसका फॉरेन में डिमांड है। लोग ऑर्गेनिक फूड खाना चाह रहे हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स से यूज किया हुआ जो एग्रीकल्चर है उससे वो खाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना, फॉरेन के लोग, खासतौर पे इंडियन लोग तो खा लेते हैं। थर्ड क्या है, ये हेल्दी फूड होगा क्योंकि इसमें क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इसको आप ऐसे देखिए, मान लीजिए ये प्लांट है, इसमें मैंने फर्टिलाइजर ऐड किया है, या तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो हम मॉडर्न फार्मिंग करते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह से, अगर उसका यूज किया तो इसमें अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 0.001% भी केमिकल तो है, और वही क्या है, वो जो नेचुरली हमने ग्रो किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ये जो वन मैंने लगा दिया है, ये वन तो इसमें नहीं होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो अभी आपने देखा ये क्रॉप रोटेशन देख रहे हैं ना, क्रॉप रोटेशन करने के लिए ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव जैसे है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, हम पेस्टिसाइड्स फ्री इन्वायरमेंट बनाएंगे, ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पेस्टिसाइड्स ज्यादा डालने से हो भी क्या रहा है ना, आपको पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए पेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे इंसेक्ट्स की जो बिरादरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, ठीक है ना। ये अगर नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हमें पेस्ट फ्री इन्वायरमेंट, पेस्टिसाइड्स फ्री इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पेस्टिसाइड्स का हम ज्यादा यूज करें जिससे बहुत सारे पेस्ट मर जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जो ये हमारा आखिरी टॉपिक भी है, इवैल्यूएशन ऑफ आरडी। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रोसेस ऑफ आरडी, आरडी हमने पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ आरडी में क्या पढ़ा कि ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें नहीं हो रही है, लेकिन फ्रेश इनिशिएटिव्स लेना है। सेम इसमें क्या है कि ये ऑलरेडी इवैल्यूएशन, जैसे आप लोग भी कॉपीज देते होंगे ना, चेक कर दिया मैंने कॉपी, मार्क्स दे दिए किसी स्टूडेंट को कि आपको 40 आउट ऑफ 20 मार्क्स आया, लेकिन आप इवैल्यूएशन के लिए भेज रहे हैं, यानी दोबारा रीचेकिंग के लिए भेज रहे हैं कि सर एक बार चेक कर लीजिए, मुझे लग रहा है कि 25 मार्क्स होना चाहिए, आपने काउंटिंग एरर किया, एक बार चेक कर लीजिए, तो इसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो कुछ चेंजेस और करने हैं, ठीक है ना, सम चेंजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। क्या क्या करना है, हमें स्ट्रेस ज्यादा देना है डाइवर्सिफिकेशन पे। अभी आपने देखा, कमेंट कीजिएगा टाइप्स क्या क्या पढ़ाया गया है, तो हमें स्ट्रेस किस पे देना है, डाइवर्सिफिकेशन पे। सब सिंगल से मल्टी क्रॉपिंग पे जाएं और सस्टेनेबल लाइवलीहुड, यानी एक और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ढूंढे, ठीक है। दूसरा क्या करना है, रूरल एंड अर्बन लिंकेज बनाना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में पढ़ा था, जो फार्मर्स आ रहे हैं अपना प्रोड्यूस लेके, होलसेलर्स उनको गलत मार्केट इंफॉर्मेशन देके बेवकूफ बना देते हैं, तो रूरल प्रोडक्शन सेंटर से लेकर अर्बन चाहे फॉरेन एक्सपोर्ट जो मार्केट है उसके बीच में हमें एक अच्छा लिंकेज बनाना है कि फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो एक अच्छे प्राइस पे क्या हो, सेल हो सके। थर्ड क्या है, बेटर फैसिलिटीज, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, जैसे क्रेडिट, किसानों को क्रेडिट चाहिए, ठीक है ना, अपने जो क्रॉपिंग है उनको लगाने के लिए उन्हें प्रॉपर क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, तो आपने देखा ही था सेविंग्स वगैरह नहीं होता है तो वो फिर मनी लेंडर्स वगैरह इसके पास जाते हैं जहाँ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्रेडिट का एक अच्छा सोर्स हो, मार्केटिंग का हो, फार्मर फ्रेंडली हम एग्रीकल्चरल पॉलिसीज बनाए। आपने देखा था एक विवाद वगैरह हुआ ही था क्योंकि वो फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं थी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी। और फोर्थ क्या है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, हमें या तो इन्वेंट करना है या प्रोक्योर करना है ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या हो, इको फ्रेंडली हो, जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब ना करे, पोल्यूट ना करे। हमें ऐसे चीजों का इन्वेंशन करना है या ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है, द एंड। सो आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ, आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा,
ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें। जो इसका पीडीएफ होगा टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है ना, सेम इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स होंगे, उसे आप देख सकते हैं। अब इसका अच्छा, मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस को आराम से देखिए, उसको समझिए। नोट्स हैं, अब नोट्स के साथ आप दो चीजें कर सकते हैं। आप लोग कॉपी पेस्ट में काफी एक्सपर्ट होते हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और नहीं तो आप क्या कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। प्रिंट आउट वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। थर्ड है एमसीक्यूज। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी खत्म ही कर दूं, तो उसके बाद एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज पे हम चलेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम। और भी कुछ बच्चों का कमेंट आया है, तो 9th का 10th का भी मैं जो पूरा इकोनॉमिक्स है, या जो एसएसटी आप कहते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसके भी वीडियोस आएंगे और जल्दी आएंगे, ठीक है। सो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मैं बस ये बोलूंगा कि आप बस शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।